हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज पहली बार आप सब स्टूडेंट्स के कहने पर मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रही हूँ। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ना आज हम स्टडी करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2। नाउ स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेमेस्टर में आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स तो पढ़ने ही होंगे। नाउ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं। इन शॉर्ट, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को कहते हैं एनसेड्स। नाउ अगर आपको फार्माकोलॉजी ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड फार्माकोलॉजी ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस 2 समझ आ जाता है तो आपके लिए एनसेड्स समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो ये वीडियो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो है एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू क्लियर योर बेसिक्स ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लोऑक्सीजनेस क्या है। ना साइक्लोऑक्सीजनेस एक एंजाइम है और ये एंजाइम क्यों ज़रूरी है? ये साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन का सिंथेसिस करता है। सो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम synthesize prostaglandins, in short PGs, prostacyclin, in short PGI2, and thromboxane, that is TXA2 in the body. साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम कितनी तरह का होता है? ये बेसिकली दो तरह का होता है। साइक्लोऑक्सीजनेस 1 इन शॉर्ट COX-1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2 इन शॉर्ट COX-2। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हुए हैं by the use of cyclooxygenase enzyme, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं? तो बॉडी में दो तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिंथेसाइज होते हैं। फिजियोलॉजिकल, पहले हैं फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली बॉडी में सिंथेसाइज होते रहते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में और शरीर के ज़रूरी फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और COX-1 एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस 1 यहाँ मेन रोल प्ले करता है। सो साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। नाउ दूसरी तरफ वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। नाउ इन्फ्लेमेशन तो आप सबको पता होगा क्या होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन, एडिमा, स्वेलिंग। कभी भी किसी टिश्यू में चोट लगे, मच्छर काटे, लेट्स से कोई कीड़ा काटे, कोई इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो तो एकदम से वहाँ सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूस होने पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को और बढ़ाते हैं। उसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स पेन प्रोड्यूस करते हैं और फीवर भी प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ COX-2 एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम का मेन रोल है। सो COX-2 साइक्लोऑक्सीजनेस 2 एंजाइम is responsible for producing prostaglandins that cause inflammation, pain and fever. तो समराइज करते हुए बोलेंगे कि बॉडी में दो तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हुए। वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि ज़रूरी हैं, प्रोटेक्टिव हैं, फिजियोलॉजिकल हैं और मेनली COX-1 इनको प्रोड्यूस करता है। और दूसरे वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, पेन प्रोड्यूस करते हैं, फीवर प्रोड्यूस करते हैं और मेनली उनको साइक्लोऑक्सीजनेस 2 प्रोड्यूस करता है। अब हम स्टूडेंट समझते हैं कि एनसेड्स होते क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती क्या है। सबसे पहले नॉन स्टेरॉयडल, ये ड्रग्स जो हैं ये नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब इनमें ये स्टेरॉइड्स नहीं हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं हैं, ये ड्रग्स प्रेडनिसोलोन जैसी नहीं हैं, ये ड्रग्स उनसे अलग हैं। इसके अलावा ये ड्रग्स क्या हैं? दीज ड्रग्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये ड्रग्स सूजन कम करती हैं। सो बेसिकली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी वो ड्रग्स हैं जो कि सूजन को कम करती हैं। अब ये ड्रग्स सिर्फ सूजन को ही कम नहीं करती, इसके अलावा ये ड्रग्स पेन को भी कम करती हैं, मतलब ये एनाल्जेसिक हैं और ये फीवर को भी कम करती हैं, ये एंटीपायरेटिक भी हैं।
So non-steroidal anti-inflammatory drugs produce anti-inflammatory, analgesic and antipyretic action. ये इन्फ्लामेशन कम करती हैं, पेन कम करती हैं एंड फीवर को भी कम करती हैं. इसके अलावा एक ड्रग है एस्प्रिन. एस्प्रिन जो है वो सबसे पुराना नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है. नाउ एस्प्रिन ये सारी प्रॉपर्टीज तो रखता ही है. इसके अलावा एस्प्रिन जो है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन भी प्रोड्यूस करता है. अब समझते हैं कि एंटी प्लेटलेट एक्शन होता क्या है. तो एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट्स का गुच्छा नहीं बनने देता. तो ब्लड सर्कुलेशन में प्लेटलेट्स गुच्छे नहीं बनाती, ब्लड जमता नहीं है, इसलिए सर्कुलेशन में ब्लड के थक्के या फिर सर्कुलेशन में ब्लड के थ्रोम्बस नहीं बनते ना. अगर प्लेटलेट्स क्लम्प हो जाएंगी तो थ्रोम्बस बनेगा और थ्रोम्बस क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा. अगर कोरोनरी ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई तो कार्डियक टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, उससे कार्डियक टिश्यू की डेथ होगी. फॉर एग्जाम्पल इट कैन कॉज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अगर सेरिब्रल ब्लड वेसल में थ्रोम्बस है तो न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिलेगा. न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, न्यूरोनल इस्कीमिया होगा तो वहाँ पे स्ट्रोक होने के चांसेस हैं. तो एस्प्रिन जो है वो थ्रोम्बस को बनने नहीं देता. सो एस्प्रिन रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस बिकॉज ऑफ एंटीप्लेटलेट एक्शन and reduces incidences of myocardial infarction and stroke. अब देखते हैं, अब समझते हैं कि ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये करते क्या हैं, ये इतने सारे एक्शंस कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मेन काम उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनने से रोकने का है जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर प्रोड्यूस करते हैं. So, non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibit synthesis of prostaglandins that produce inflammation, pain and fever. और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल है क्योंकि non-steroidal anti-inflammatory drugs साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं. ना तो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम काम करेगा और ना ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर भी कम होगा. सो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. अब समझते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कैसे होता है और इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं. ना हमें सबको पता है कि बॉडी के हर सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है. मान लो कि बॉडी के किसी टिश्यू में, किसी सेल में चोट लग जाए, कोई मच्छर काट ले जिससे कि मच्छर के टॉक्सिन्स सेल में रिलीज़ हो जाएं. उस वक्त एक एंजाइम जिसको कहते हैं फॉस्फोलाइपेज A2, ये एंजाइम एक्टिवेट होता है और ये एंजाइम सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है. और जब ये एंजाइम सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को स्टिमुलेट करता है तो अराकिडोनिक एसिड रिलीज होते हैं और ये अराकिडोनिक एसिड is responsible for the synthesis of prostaglandins. Now arachidonic acid एक तरफ तो prostaglandins बनाता है by the cyclooxygenase pathway और यही arachidonic acid दूसरी तरफ ल्यूकोट्राइन्स बनाता है by the lipooxygenase pathway. So lipooxygenase pathway produces leukotrienes and very important, you must remember that leukotrienes are इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और इनका जो ल्यूकोट्राइन्स का जो रोल है वो एस्थमा की पैथोजेनेसिस में बहुत बड़ा रोल है. दीज ल्यूकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ एस्थमा. अभी हम फिलहाल साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे पर फोकस करेंगे. अब जैसे कि हमने पहले भी देखा, साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम दो तरीके के होते हैं, COX-1 एंड COX-2. COX-1 is a constitutive enzyme. अब आप इस शब्द को समझो, constitutive मतलब COX-1 सेल का constituent है, ये सेल में हमेशा मौजूद रहता है और ये फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता रहता है लगातार. और ये सारे
protective prostaglandins, that is prostaglandin E2, prostaglandin F2 alpha, prostaglandin D2, prostacyclin PGI2, thromboxane TXA2, ये सारे prostaglandins, prostacyclin, thromboxane, ये बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ये नॉर्मल रूटीन में थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और अपना काम लगातार करते रहते हैं. सो ऑल दीज prostaglandins, prostacyclin and thromboxane are extremely useful for us. दूसरी तरफ है COX-2. अब फिर आप शब्द को देखो. COX-2 इज एन इंड्यूसिबल एंजाइम, मतलब कोई चीज़ इसको इंड्यूस कर रही है. ये बॉडी में, ये सेल्स में हमेशा नहीं रहता, कोई चीज़ इसे इंड्यूस कर रही है. कौन इसको इंड्यूस कर रहा है? इन्फ्लेमेशन. तो अगर बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उन टिश्यूज़ में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे COX-2 एक्सप्रेस हो जाएगा. और COX-2 क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन करेगा. उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन करेगा जो कि पेन प्रोड्यूस करेंगे, इन्फ्लेमेशन को फर्दर और बढ़ाएंगे और फीवर प्रोड्यूस करेंगे. सो मेन रोल COX-2 का उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करने में है जो कि पेन, इन्फ्लेमेशन और बॉडी में फीवर प्रोड्यूस करते हैं. हाँ, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ COX-2 भी ज़रूरी है, जहाँ COX-2 भी प्रोटेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल इन द ब्रेन, इन द किडनी. सो इसलिए रूटीन, नॉर्मल रूटीन में वही प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट हैं. एंड ये वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये बॉडी में हमेशा प्रोड्यूस नहीं होते. ये तभी प्रोड्यूस होंगे अगर कोई टिश्यू इंजरी है, अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई कहीं पर कोई ट्रॉमा हो गया है, तभी COX-2 इंड्यूस होगा. और COX-2 इंड्यूस होने के बाद पेन प्रोड्यूस करेगा, फीवर प्रोड्यूस करेगा और इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा. इट विल स्टिमुलेट एंड it will further activate the inflammatory response. अब अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि फॉस्फोलाइपेज A2 सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से प्रोड्यूस होता है एराकिडोनिक एसिड. नाउ साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम जो है वो एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स में, नेमली PGG2 एंड PGH2. ये दोनों बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं. Now enzyme isomerases इन पेरोक्साइड्स को कन्वर्ट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में. सो आइसोमरेसेस एंजाइम प्रोड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन D2. दूसरी ओर ये जो साइक्लिक पेरोक्साइड्स हैं, एंडोपेरोक्साइड्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्टासाइक्लिन में. प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस होता है बाय द एंजाइम प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस. वहीं एक और एंजाइम है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस जो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाता है. सो ये जितने भी यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, सो ये बेसिकली सारी की सारी प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से प्रोड्यूस हुई हैं. सो वी कैन से दीज आर द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑल दीज आर द फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स. और नॉर्मल रूटीन में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ये वेरी स्मॉल, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एंड थ्रू आउट द लाइफ दे परफॉर्म देयर फंक्शन. नाउ PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, इन चारों के प्रोडक्शन में जो मेन रोल है वो है साइक्लोऑक्सीजनेस 1 का. On the other hand, prostacyclin is produced from the endothelium. Endothelium आपको पता है कि endothelium is the innermost lining of the blood vessels. So prostacyclin की प्रोडक्शन में जो मेन रोल है वो है साइक्लोऑक्सीजनेस 2 का. अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है. पहला है प्रोस्टाग्लैंडिन E2. प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या है? ये म्यूकस बनाता है. इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू प्रोड्यूस द म्यूकस. तो यहाँ पे जो स्टमक का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आपको एक येलो कलर की थिक लेयर है. दिस इज द थिक लेयर ऑफ द म्यूकस. नाउ म्यूकस क्या करता है कि ये जो म्यूकस की थिक जो लेयर है वो स्टमक की वॉल को, डिओडेनम की वॉल को HCl, गैस्ट्रिन और पेप्सिन के हार्मफुल डाइजेस्टिव इफेक्ट से बचाती है. सो दिस
mucus layer, it forms a barrier, and this mucus layer protects the wall of stomach and duodenum from the corrosive effect of acid, pepsin and mucus. So इसलिए इस mucus का production होना बहुत ज़रूरी है. अगर इस mucus का production नहीं होगा तो peptic ulcer हो जाएगा. So prostaglandin E2 is responsible for the production of gastric mucus. वहीं पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो किडनी की ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है. तो देखो यहाँ पे ये ब्लड वेसल यहाँ पे ऐसी है. नाउ दिस ब्लड वेसल इज डायलेटेड. तो डायमीटर बढ़ गया है. जो ब्लड वेसल है वो अब यहाँ पे आपको काफ़ी इसकी चौड़ाई बढ़ गई है. सो जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से इन लार्ज क्वांटिटी इट रीचेस द किडनी. सो ब्लड का जो फ्लो किडनी को है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ द रीनल वेजोडाइलेशन. नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी किडनीज का बढ़ गया. सो ओवरऑल दिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 it produces renal vasodilation. That is again a protective physiological function. Now एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये हमने उस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की बात करी है जो कि नॉर्मल रूटीन में प्रोड्यूस हो रहा है. बट अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उस वक्त साइक्लोऑक्सीजनेस 2 ये तो COX-1 का फंक्शन है. बट इन्फ्लेमेशन है तो क्या करेगा, साइक्लोऑक्सीजनेस 2 जो है वो उस दौरान इन्फ्लेमेशन के दौरान काफ़ी अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनाएगा. और वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 COX-2 ने बनाए हैं वो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर प्रोड्यूस करेंगे. सो नॉर्मली यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन है. नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो COX-1 बनाता है, बट एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय COX-2 एंड दैट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 विच इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट कॉजेज पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन. प्रोस्टाग्लैंडिन F2 ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इसके फंक्शंस क्या हैं, इट प्रोड्यूसेस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन. जो हमारे एयरवे हैं, जो हमारी सांस लेने की ट्यूब्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो बहुत नैरो हो जाती हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है. दूसरा फंक्शन क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का, इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे लेबर का प्रोसेस ईजिली आगे बढ़ता है. और ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये डिलीवरी में बहुत हेल्पफुल है. इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पोस्टपार्टम हैमरेज को भी प्रिवेंट करता है. ना डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, उस ब्लीडिंग को हम कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज. सो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से लेबर आगे प्रोग्रेस करती है. और दूसरा इसकी वजह से पोस्टपार्टम हैमरेज जो है उसका रिस्क भी कम हो जाता है, उसका रिस्क भी ख़त्म हो जाता है. देन प्रोस्टाग्लैंडिन D2 इट प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन. ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स जो हैं उनका डायमीटर बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड वेसल्स से वो भी बढ़ जाएगा. अब प्रोस्टासाइक्लिन दैट इज़ PGI2 ये COX-2 के इन्फ्लुएंस में एंडोथेलियम प्रोड्यूस करता है. ना प्रोस्टासाइक्लिन वेजोडाइलेशन करता है और इसके अलावा प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन. प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता, प्लेटलेट्स का गुच्छा नहीं बनता. सो प्लेटलेट्स का गुच्छा नहीं बनेगा तो थ्रोम्बस भी नहीं बनेगा. ब्लड सर्कुलेशन है जो वो भली भांति चलता रहेगा. सो प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस. और थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी नहीं होगा, स्ट्रोक भी नहीं होगा. दूसरी तरफ थ्रोम्बोक्सिन A2. थ्रोम्बोक्सिन A2 COX-1 के इन्फ्लुएंस में प्लेटलेट्स बनाती हैं. ना थ्रोम्बोक्सिन A2 कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 ऑल्सो इंड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन. सो प्लेटलेट्स जो है वो गुच्छे बना देती हैं. अगर शरीर में कोई ब्लड वेसल कट जाए, ब्लीडिंग हो, तो ये प्लेटलेट के गुच्छे उस जगह को सील कर देते हैं जिससे कि ब्लीडिंग नहीं होती. सो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 दैट इज़ प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स हैं बट दोनों ज़रूरी हैं. प्रोस्टासाइक्लिन थ्रोम्बस नहीं बनने देता और थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्म करता है.
तो ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाए तो प्लेटलेट प्लग उस इंजर्ड सरफेस को सील कर देती है. सो दोनों प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन बॉडी में बैलेंस्ड अमाउंट में होने चाहिए जिससे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम हेल्दी रहे. अब हम लास्ट में साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2 के फीचर्स को समराइज कर लेते हैं. नाउ COX-1 वी नो इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम. COX-1 एंजाइम सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल में प्रेजेंट है, सेल में हमेशा मौजूद रहता है. वेरस COX-2 इज़ इंड्यूसिबल. ये तभी एक्सप्रेस होगा सेल्स में जब सेल्स में कोई इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन होगा, और ये उन्हीं टिश्यूज़ और सेल्स में प्रोड्यूस होगा जहाँ पर इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे इंजरी है. उसके बाद COX-1 एंजाइम synthesizes prostaglandins producing physiological functions. So COX-1 basically वो prostaglandins produce करता है जिनके physiologically important protective functions है body में. ये सब हम discuss कर चुके हैं. Like for example prostaglandin E2 वो mucus produce करता है. Mucus क्या करती है कि stomach की wall के ऊपर, duodenum की wall के ऊपर एक thick layer बना लेती है. So ये म्यूकस प्रोड्यूसेस गैस्ट्रोडियोडिनल बैरियर, और ये म्यूकस की लेयर क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक, इट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ डियोडिनम फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ एसिड, पेप्सिन एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो अगेन प्रोटेक्टिव फंक्शन, फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन. फिर उसके बाद अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, इट कॉजेज रीनल वेजोडाइलेशन. ब्लड वेसल्स जो किडनी को जा रही हैं उनको डायलेट करेगा, ब्लड फ्लो किडनी का इम्प्रूव होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इम्प्रूव होगा. अगेन वेरी गुड. देन प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि डिलीवरी होना आसान हो जाता है, लेबर का प्रोसेस आसान हो जाता है, और जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हैमरेज का रिस्क भी ख़त्म हो जाता है. उसके बाद साइक्लोऑक्सीजनेस 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 फ्रॉम द प्लेटलेट्स. और थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, इट कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन. अगेन प्लेटलेट एग्रीगेशन भी ज़रूरी है बॉडी में, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बट नॉर्मल अमाउंट में ज़रूरी है. प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे तो क्या होगा, प्लेटलेट्स क्लम्प फॉर्म होंगे, और अगर शरीर के अंदर कोई भी ब्लड वेसल की इंजरी हो गई, ब्लड वेसल की वॉल में इंजरी हो गई, तो वहाँ पे वो प्लेटलेट क्लम्प जो है वो उस ब्लड वेसल को सील कर देंगे जिससे ब्लीडिंग नहीं होगी. अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि COX-1 प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेशन इन इनिशियल स्टेजेस. ऐसा नहीं है कि COX-1 का कोई रोल ही नहीं है इन्फ्लामेशन में, एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऐसा नहीं है. साइक्लोऑक्सीजनेस 1 भी कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेशन इन द इनिशियल स्टेजेस. वहीं देख लेते हैं COX-2 कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है. COX-2 सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूसिंग inflammation, pain and fever. So these prostaglandins are the culprits. These prostaglandins which are synthesized mainly by the COX-2, ये prostaglandins क्या कर रहे हैं, inflammation कर रहे हैं, pain कर रहे हैं and fever कर रहे हैं. और जो हमारी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को कम करना. कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली कम होने चाहिए, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं. उसके अलावा COX-2 क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन फ्रॉम द एंडोथीलियम. प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, मेनली इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से थ्रोम्बस नहीं बनता, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड स्ट्रोक नहीं होता. किडनी में क्या करता है, इट stimulates excretion of sodium and water. उसके बाद COX-2 का क्या फंक्शन है, patency of ductus arteriosus. That means COX-2 produces prostaglandins, और वो prostaglandins क्या करते हैं, इस blood vessel को, इस ductus arteriosus को खुला रखते हैं. अब हम समझते हैं कि ये ductus arteriosus होती क्या है. ये ductus arteriosus जो है ये blood vessel है that connects the pulmonary artery with the aorta. और फीटस में ये डक्टस आर्टेरियोसस हमेशा खुली रहती है,
और इसको खुला कौन रखता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो कि COX-2 बनाता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो खुली रहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो COX-2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द patency of ductus arteriosus. COX-2 produces prostaglandins that keep this ductus arteriosus open in the fetus. और जैसे बेबी बॉर्न होता है ये डक्टस आर्टेरियोसिस अपने आप क्लोज हो जाती है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ COX-2. अब हम देखते हैं कि अगर ये COX-1 को हम इनहिबिट कर दें तो क्या होगा. ना आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स 3 तरह की होती हैं. फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग्स वो हैं जो COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करती हैं. दूसरी कैटेगरी की ड्रग्स वो हैं जो कि प्रेफरेंशियली COX-2 को इनहिबिट करती हैं. और थर्ड कैटेगरी की नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो हैं जो कि सेलेक्टिवली COX-2 को इनहिबिट करती हैं. तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि COX-1 इनहिबिट होगा तो क्या होगा, COX-2 इनहिबिट होगा तो क्या होगा. ना COX-1 इनहिबिट हुआ तो क्या हुआ, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. जैसे कि हमने पढ़ा अभी दैट COX-1 हैज़ अ रोल टू प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द इनिशियल स्टेजेस. सो COX-1 इनहिबिट होगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तो आएगा ही आएगा. उसके बाद COX-1 अगर इनहिबिट हो गया तो म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होगा. म्यूकस नहीं प्रोड्यूस होगा स्टमक में, डिओडेनम में, तो वॉल ऑफ स्टमक एंड डिओडेनम को प्रोटेक्ट कौन करेगा. तो उसकी वजह से दिस विल प्रोड्यूस द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. फिर अगर COX-1 को इनहिबिट कर दिया तो रीनल वेजोडाइलेशन नहीं होगा. रीनल वेजोडाइलेशन नहीं होगा, ब्लड की सप्लाई किडनी को कम हो जाएगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा. ब्लड की सप्लाई किडनी को कम हुई तो रीनल इस्कीमिया हो जाएगा. इस्कीमिया इज द रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड, तो रीनल जो है वहाँ पे इस्कीमिया हो गया. अब इस्कीमिया तो नहीं होना चाहिए, सो रीनल इस्कीमिया कैन फर्दर कॉज रीनल फेलियर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो गया है. सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द किडनीज. उसके बाद COX-1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. COX-1 इनहिबिट हुआ तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी. यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम हुई तो लेबर का प्रोसेस डिले होगा और पोस्टपार्टम हैमरेज के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे. उसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी. थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस कम होगी, प्लेटलेट एग्रीगेट कम करेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे. सो अगर COX-1 इनहिबिट होता है तो उससे हमें एक फ़ायदा है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, बट उसके ये कुछ नुकसान भी हैं. अब COX-2 अगर हमारा इनहिबिट होता है तो हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है. सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि फीवर प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो COX-2 इनहिबिशन प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अब अगर COX-2 इनहिबिट हुआ तो प्रोस्टासाइक्लिन का सिंथेसिस कम होगा. प्रोस्टासाइक्लिन का सिंथेसिस कम होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाएगा. प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ेगा तो थ्रोम्बस का बनना ज़्यादा हो जाएगा. थ्रोम्बस बनेगी तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं. अगर सेरिब्रल ब्लड वेसल ब्लॉक हुई तो स्ट्रोक होगा, और अगर कोरोनरी ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस. उसके अलावा किडनी में क्या होगा, किडनी में जो है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बॉडी फ्लूइड्स बॉडी में बढ़ जाएंगे. उसके अलावा क्या होगा, अगर COX-2 को इनहिबिट कर दिया तो ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस जो कि खुली रहनी चाहिए फीटस में वो क्लोज हो जाएगी. सो inhibition of COX-2 can cause premature closure of the ductus arteriosus, which is not desirable, which is very harmful. So this is in brief about the features of cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. cyclooxygenase कैसा एंजाइम है, cyclooxygenase किस किस तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करता है, अगर COX-1 इनहिबिट होगा तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे,
अगर COX-2 इनहिबिट होगा तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे. सो दिस इज इन ब्रीफ ऑन द फार्माकोलॉजी ऑफ COX-1 and COX-2. And this forms the basics of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Because as I told you, non-steroidal anti-inflammatory drugs, either they block COX-1 as well as COX-2, or they preferentially block COX-2, or they selectively block COX-2. तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है then kindly like this video, like, subscribe and share this video. Thanks for watching this video.